नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फॉरेस्टर के कुछ एमसीक्यूज़ लेके आए हैं, वो हिंदी में हैं, तो उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। चलिए करते हैं। पहला प्रश्न है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों की मात्रा को एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों को मैं किसी फिक्स अनुपात में मिला दूं तो क्या बनेगा। आप सभी जानते हो इसका आंसर क्या है, क्लास में पढ़ाया होगा मैम ने, क्या पढ़ाया है? यौगिक। इसका आंसर क्या है? यौगिक। ठीक है, बी ऑप्शन। तत्व क्या हुआ? जब एक ही टाइप का पदार्थ हो उसे मिलाया जाए। मिश्रण, जब अलग अलग पदार्थ हैं और अलग अलग अनुपात में मिलाए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न, दो या दो से अधिक पदार्थ, शुद्ध पदार्थों की बात हो रही है, को किसी भी अनुपात में मिला दिया है। किसी भी अनुपात यानी कि ये क्या बनेगा? ये बनेगा मिश्रण। ठीक है, किसी भी अनुपात में मिलाएंगे तो मिश्रण, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम उपधातु कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? एक ही प्रकार का किसमें मिलेगा? तत्व में। और तत्व क्या है इनमें? प्राकृतिक तत्व। ठीक है, एक ही प्रकार का होगा जिसमें। चलिए अगला, कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है? देखिए आपने आज तक पढ़ा था धातु क्या विद्युत की सुचालक है, लेकिन एक धातु ऐसी भी है जो विद्युत की कुचालक है। वो कौन सी है? लेड। लेड क्या है? विद्युत की कुचालक। चलिए बढ़ते हैं आगे, निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? यौगिक मतलब फिक्स अनुपात में मिला के बना हुआ होगा जो। ठीक है, वायु, पारा, ओजोन, अमोनिया। अमोनिया क्या है? एक यौगिक है जो फिक्स अनुपात में मिलता है। इसका ऑप्शन क्या है? डी है। चलिए अगला, निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? देखिए ऑक्सीजन उसमें नहीं होगी जो अति ज्वलनशील होगा। अति ज्वलनशील क्या है इसमें? मिट्टी का तेल जो आग पकड़ता है। ठीक है, आपने ट्रकों पर भी देखा होगा जो तेल ले जाते हैं उन पर क्या लिखा था? अति ज्वलनशील पदार्थ। ठीक है, हाईली फ्लेमेबल। चलिए अगला, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीन अवस्थाओं में पाया जाता है? ये तो सबसे सरल प्रश्न है, आप सभी जानते हैं। इसका आंसर क्या होगा? पानी। पानी क्या है? तीन अवस्था में पाया जाता है। इसकी एक चौथी अवस्था भी आई है, वो क्या है? प्लाज्मा। चलिए अगला, स्टेनलेस स्टील अगर एक मिश्र धातु है, ठीक है, तो वायु क्या है? बता सकते हैं वायु क्या होगा? वायु अलग अलग गैसों से मिलकर बनती है और हर एक गैस क्या है? अलग अलग अनुपात में है, तो क्या बन जाएगा? एक मिश्रण। वायु क्या? एक मिश्रण। चलिए अगला, निम्न में से कौन सा ना तो एक तत्व है और ना ही यौगिक? देखिए तत्व भी नहीं है यौगिक भी नहीं है, तो क्या होगा? एक मिश्रण होगा। मिश्रण इनमें से कौन सा है? वायु, जल, पारा, सोडियम क्लोराइड। ये तो यौगिक है, ये तत्व है, ये भी क्या है? यौगिक है। बचा क्या? वायु। वायु क्या है? एक मिश्रण है। ठीक है, पदार्थ के चतुर्थ अवस्था, पदार्थ की चौथी अवस्था भी बोला था मैंने, कौन सी है हमारी? प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? चौथी अवस्था है पदार्थ की, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? यौगिक, देखिए इनमें से कौन सा एक यौगिक है? बता सकते हैं आप? इनमें से क्या है? रेत। रेत क्या है? एक यौगिक है। इसका सूत्र आप मुझे कमेंट में लिख के भेजिएगा, रेत का सूत्र क्या है। अगला प्रश्न, विरंजक चूर्ण क्या है? विरंजक चूर्ण आप सभी जानते हैं, विरंजक चूर्ण क्या है? एक यौगिक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? देखिए पूछ रहा है मिश्रण नहीं है, तो मिश्रण नहीं होगा तो तत्व या यौगिक होगा। ठीक है, तो कौन सा होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? कौन सा वो नहीं है, मिश्रण नहीं है? इसका आंसर है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? मिश्रण नहीं है। कांच, पीतल, इस्पात ये अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अभी तक हमने जो पढ़ा वो क्या है? केमिस्ट्री का था। अब क्या कर रहे हैं? फिजिक्स। केमिस्ट्री में पदार्थ की अवस्था से था, फिजिक्स में देखिए अब फिजिक्स में जो है कार्य वाले पार्ट से है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? इसका आंसर है बैटरी, सेल। सेल के अंदर क्या होती है? रसायन भरा होता है और हमको क्या मिलती है उससे? विद्युत ऊर्जा। चलिए अगला प्रश्न, किस वस्तु में उसकी स्थिति के कारण, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण संचित ऊर्जा कहलाती है? क्या कहलाती है? स्थिति के कारण जो भी ऊर्जा आएगी उसे क्या बोलेंगे हम? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थिति कारण आएगी तो स्थितिज ऊर्जा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जूल किसका मात्रक है? जूल, जूल, जूल आपने बहुत बार सुना होगा, इतना जूल कार्य किया, तो किसका है वो? कार्य की यूनिट है जूल। चलिए अगला प्रश्न, ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई यानी कि कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है इन एनर्जी की?
किलोवाट आवर घरों में ये लिखा होता है kWh। मैंने ये बताया था क्लास में, मीटर पे भी लिखा रहता है। अगर आपने क्लास में देखा होगा तो समझ में आ जाएगा आपको क्या है kWh, किलोवाट आवर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से जमीन पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा, ये भी मैंने आपको क्लास में बताया है, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो उसकी जो कुल ऊर्जा होती है वो क्या है, कांस्टेंट, स्थिर रहती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगर 60 वाट का बल्ब है, 1 मिनट तक जलाया हुआ है, तो वो कितनी ऊर्जा का स्थानांतरण करेगा? तो सूत्र क्या था, P बराबर W/T। 60 वाट का है 1 मिनट, 1 मिनट यानी कि इसको सेकंड में बदलो, तो सेकंड में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 गुणा गए 100। ठीक है, 6000। ठीक है, तो 6000, ये रहा डी ऑप्शन का क्या है, 6000। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। जब किसी वस्तु के द्वारा कार्य किया जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर किसी वस्तु के द्वारा कार्य किया जाए तो उसकी क्या होता है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। चलिए अगला प्रश्न। 60 वाट का एक रेडियो सेट 50 घंटे तक चल रहा है तो उसने किलोवाट आवर में कितनी ऊर्जा की खपत की? अभी सूत्र लिखा था P बराबर W/T, तो W निकालो, कितनी खर्च की होगी, 60 गुणा गए 50, 60 गुणा गए 50, 6 पंजे 30, 3000, 3000 यानी कि 3 किलोवाट आवर। ठीक है, चलिए अगला। शक्ति की सबसे छोटी इकाई, शक्ति यानी कि पावर, सबसे छोटी इकाई क्या होगी, वॉट। ठीक है, पावर को हम किस में नापते हैं, वॉट में नापते हैं। चलिए अगला। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पे निर्भर करता है, विस्थापन पे। किस पर निर्भर नहीं करता है, देखिए प्रश्न क्या है, नहीं करता है, मैं खुद गलत पढ़ने लग गया था। किस पर नहीं करता है, देखिए विस्थापन पर, विस्थापन और बल के बीच के कोण पे, आरोपित बल पे और वेग पे। आपको पता है W बराबर F.S, फोर्स इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। तो इसमें तो गति कहीं आती नहीं है, वेग कहीं आता ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब बायोलॉजी के हैं कुछ प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक तेल उत्पादक पौधा है, इनमें से किससे हम तेल बना सकते हैं? आप सभी को पता है तेल किससे बनता होगा इस समय, सूरजमुखी से। ठीक है, सनफ्लावर ऑयल बोलते हैं जिसे हम। चलिए अगला प्रश्न। कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत कौन सा नहीं है इसमें, चावल, बाजरा, ज्वार, ग्राम। देखिए ऊपर के तीनों तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। ग्राम मतलब चना, ये किसका होता है, प्रोटीन, ये प्रोटीन का स्रोत होता है चना, इसीलिए कहते हैं सुबह में चने भिगा के खाया करो। ठीक है, ये क्या है, प्रोटीन का स्रोत। चलिए अगला प्रश्न, इसका आंसर क्या है, डी आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से गलत कथन का पता लगाइए। ठीक है, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन की वृद्धि के लिए हुई थी, नीली क्रांति मछली उत्पादन की वृद्धि के लिए, पर्यावरणीय गुणवत्ता के साथ समझौता किए बिना उत्पादन में वृद्धि को टिकाऊ कृषि कहते हैं, और उपरोक्त में से कोई नहीं। आप बता सकते हो कि इनमें से कौन सा क्या है, गलत कथन है। इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, तो ऑप्शन क्या है, डी। ठीक है, ये सारी कथन क्या हैं, सही हैं। चलिए अगला प्रश्न। देश की खाद्य समस्या को हल करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? खाद्यान्न में उत्पादन और भंडारण में वृद्धि, लोगों के लिए अनाज तक आसान पहुंच, लोगों के पास अनाज खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए। देखिए सबके सब क्या हैं, सही है। इसका आंसर क्या है, डी है। चलिए अगला। खरपतवार फसल के पौधों को प्रभावित करते हैं, जो खरपतवार है वो कैसे प्रभावित करते हैं? पहला, पौधे को बढ़ने से पहले खेत में मारकर, पौधे पर हावी होकर, जो फसलों को विभिन्न प्रकार के संसाधन हैं उनके लिए प्रतिस्पर्धा करके पोषक तत्वों की उपलब्धता कम करवाना, या फिर सभी। आप सभी जानते हो खरपतवार क्या करते हैं, जमीन में मौजूद पोषक तत्वों को खुद खा देते हैं, जिसके कारण जो हमारे पेड़ हैं जो हमने उगाए हैं उनमें क्या हो जाती है, प्रतिस्पर्धा किसको लेके, जमीन में मौजूद खनिज को लेके, जिसके कारण सूख जाते हैं या फिर कमजोर हो जाते हैं उत्पादन क्षमता उनकी। चलिए अगला प्रश्न। मधुमक्खी में इनमें से कौन सी प्रजाति जो है वो क्या है, इलावती प्रजाति की है, तो कौन सी हो, एपिस मेलिफेरा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। पशुपालन निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया गया है? देखिए ऐसे टाइप के प्रश्न बहुत से पूछे गए हैं, जिसके 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन ऐसे पूछे जाते हैं। जो पशुपालन है वो किस चीज़ के लिए किया गया है, दूध उत्पादन, कृषि, मांस, अंडा। तो देखिए पशुपालन किसके लिए किया होगा, दूध के लिए क्या होगा, कृषि के लिए क्या होगा, मांस के लिए क्या होगा, लेकिन अंडा के लिए नहीं। अंडे के लिए क्या करते हैं हम, पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं। ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गा फार्मिंग बोलते हैं इसे हम।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3। 1 2 3 किस में है? ये हमारा पहला ऑप्शन, पहला, दूसरा और तीसरा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी नस्लें हैं? विदेशी नस्लें कौन कौन सी हैं? आप बता सकते हो इनमें विदेशी नस्लें कौन सी है? इसका आंसर है जर्सी और ब्राउन स्विस, यानी कि दूसरी और तीसरी। ठीक है, चलिए अगला, कुक्कुट पालन निम्नलिखित में से को बढ़ाने के लिए किया जाता है। क्या बढ़ाना है? ठीक है, अंडा, पंख, चिकन, दूध। ठीक है, कुक्कुट पालन किस चीज़ के लिए है? यह है केवल अंडा और चिकन के लिए, यानी कि पहला और तीसरा कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है इसका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, जो ये कुक्कुट निम्नलिखित रोगजनक से अति संवेदनशील है। सिंपली ये कह सकते हो कि जो मुर्गे हैं, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा संवेदनशील किस चीज़ से हैं? वायरस, बैक्टीरिया, कवक और सभी, ये सभी से होते हैं। इनमें बहुत जल्दी बीमारी लग जाती है, इसलिए इनकी देखभाल ज़्यादा करनी पड़ती है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन एक मछली सतह फीडर है? सतह मतलब जो सतह में जो बड़ी शैवाल है या कुछ भी चीज़ों से खाती है, ये कौन सी है? ये है कैटलस। ठीक है, ये कौन सी है? कैटलस है। चलिए अगला प्रश्न, पशुपालन का वैज्ञानिक प्रबंधन है। पशुपालन करते क्यों हैं? देखिए, पहला है पशु प्रजनन के लिए, जानवरों की संस्कृति को जानने के लिए, पशुधन के लिए, जानवरों का पालन करने के लिए। देखिए, हमको जानवरों की संस्कृति से कोई मतलब नहीं है, हमें किस चीज़ के लिए चाहिए? प्रजनन, पशुधन और पालन। तो क्या हो जाएगा इसका? पहला, तीसरा और चौथा, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व उर्वरकों में उपलब्ध नहीं होता है? देखिए, जो भी पोषक तत्व आते हैं, जो भी उर्वरक आते हैं मार्केट में, वो उसमें मैक्सिमम क्या होता है? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, यही दो टाइप के आते हैं। ठीक है, उर्वरकों में क्या नहीं होता है? पोटेशियम का भी आपको मिल जाएगा, लोहा नहीं मिलता है। जो लोहा है वो क्या है? उर्वरकों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगला है, अनाज के भंडारण के लिए अपनाए गए निवारण और नियंत्रण उपायों में शामिल है सख्त सफाई, उचित विघटन, धूमन और उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। ठीक है, अंतिम प्रश्न था। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।